चलिए आगे बढ़ ले। तो मानव में व्यवस्था को देखा, परिवार में व्यवस्था को देखा, समाज में व्यवस्था को भी देखा। अब जो बाकी बचा है प्रकृति में समग्र अस्तित्व में व्यवस्था, उस वाले भाग को आज शाम तक में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। उसका क्योंकि कुछ लोग पुराने हैं तो कुछ सूचनाएं पहले से है, बाकी जो लोग नए हैं उन लोगों के साथ में एक बार इसके जो कुछ मेन कॉन्सेप्ट है उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद जो कुछ प्रश्न बनते हैं तो उसको इस सेशन में 4 बजे तक का लगभग 3:45-4 बजे तक देखेंगे। उसके बाद ब्रेक करके बाकी बचा आखिरी सेशन में करेंगे। तो यह एक रैंडम लिस्ट जैसा, कुछ लिस्ट नहीं है हालांकि, सब ऐसे ही तितर बितर लिखा हुआ है, लेकिन एक रैंडम कुछ चीज़ें जो हमको अपने आसपास दिखती है ना, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी, पशु का शरीर, मानव का शरीर, सेल्फ, पशु पक्षी, मानव, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, धातु, ऐसे जितना भी कुछ और देख सके उस सबको यहाँ लिख दिया गया है। मुद्दा ये है कि इतना कुछ दिखता है हमको हमारे आसपास, है ना। यदि उन सबको स्टडी करने जाएंगे एक एक करके तो वो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि पूरी प्रकृति को कब स्टडी कर पाएंगे, पूरे नेचर को कैसे स्टडी कर पाएंगे। तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हमको दिखती है अपने आसपास अस्तित्व में, मतलब एग्जिस्टेंस में जो कुछ दिखता है, जो कुछ भी है उसको देखें तो ये बहुत सारा कुछ दिखता है, लेकिन प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग कैटेगराइज कर पाए, किसी एक आधार पर इन चीज़ों को ठीक ढंग से बांट करके देख पाए, स्टडी कर पाए। तो इस तरह के पूरी प्रकृति को देखें तो 4 भाग में उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। एक को कहते हैं, यहाँ से शुरू करें, पदार्थ अवस्था, मतलब जितने भी पदार्थ है, मिट्टी है, पानी है, धातु है, पत्थर है, ये जितनी सारी चीज़ें हैं, मणि है ना, इन सब चीज़ों को देखें तो इनको कहते हैं पदार्थ अवस्था, अंग्रेजी में कहे तो फिजिकल ऑर्डर। जितने भी पदार्थ है उन सबको एक कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी कैटेगरी बनाते हैं जिसको प्राण अवस्था कहते हैं, अंग्रेजी में कहे तो बायो ऑर्डर, मतलब जितने भी पेड़ है, पौधे हैं, घास है, वो सारा जो कुछ है ना, सारे जो प्लांट्स है वो पेड़ पौधे को देखे तो वो प्राण अवस्था, बायो ऑर्डर में रखते हैं। तीसरी एक कैटेगरी दिखती है जीव अवस्था, एनिमल ऑर्डर, उसमें सारे भी पशु पक्षी को उसमें प्लेस कर रहे हैं। और अंत में बचा मानव, मानव को कह रहे हैं ज्ञान अवस्था। तो इस तरह से पूरी प्रकृति को देखें तो 4 अवस्था के तहत 4 भाग में बांट करके देखते हैं। एक को कहते हैं पदार्थ अवस्था, एक को कहते हैं प्राण अवस्था, एक को जीव अवस्था और मानव को ज्ञान अवस्था। पदार्थ अवस्था में मिट्टी, धातु, मणि, पत्थर ये सब आता है, प्राण अवस्था में पेड़ पौधे, जीव अवस्था में सारे पशु पंछी और ज्ञान अवस्था में हम मानव। अब ये चारों रैंडम अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं कि चारों के बीच में कोई जुड़ाव भी है? तो जुड़ाव तो है। किस तरह से इन चारों की आपस में व्यवस्था सजी हुई है, चारों किस तरह से एक दूसरे के साथ संगीत में, एक दूसरे के साथ हारमोनी में है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं। तो मतलब इस स्टार को यदि देखें तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को उत्तर पता ही है कि सबसे पहले क्या होता है किसी भी धरती पर? 4 में से कौन सी अवस्था होती है? पदार्थ अवस्था। तो किसी भी धरती के बनने को देखें तो कभी भी पदार्थ अवस्था सबसे पहले बनती है। जैसे अभी चंद्र है, मंगल है, गुरु है, तो वहाँ सिर्फ पदार्थ अवस्था ही दिखती है। पदार्थों में भी देखें तो पानी तो है नहीं अभी वहाँ, तो कुछ लिमिटेड पदार्थ अवस्था दिखती है। जब पानी उसमें बनता है और कुछ न्यूट्रिशंस बनते हैं तो उसमें पेड़ पौधे उगना शुरू होते हैं। ठीक, तो पेड़ पौधे कैसे बनते हैं या अभी भी देखें आज के दिन भी, तो पेड़ पौधे तो ज़मीन पे ही उगते हैं और अपना सारा जो उनको आहार लेना है, पानी लेना है, वो कहाँ से लेंगे? ज़मीन से ही लेंगे। सूर्य प्रकाश लेंगे तो सूर्य भी क्या है? एक बड़ा गोला है हाइड्रोजन हीलियम का, तो वो भी एक तरह से पदार्थ अवस्था ही है। तो वो सारा अपना जो पोषण लेना है, वो जो ये एरो लगी है कि पदार्थ अवस्था से वो प्राण अवस्था जो है वो अपना पोषण लेती है, लेके छोड़ देती कि बदले में कुछ देती भी है, तो देती भी है। उसके कुछ लॉजिक देख सकते हैं कि जहाँ
पेड़ होते हैं वहाँ ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होती है कि पेड़ नहीं होते वहाँ ज़्यादा उपजाऊ होती है? जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ हमको नॉर्मली ये लगता है कि पेड़ उगते हैं तो सब खींच लेते हैं ज़मीन से, बट जहाँ पेड़ उगते हैं वहाँ ज़मीन की उर्वरकता, ज़मीन की फर्टिलिटी और बढ़ जाती है। तो इसका मतलब कुछ तो वापस दे रहे हैं। क्या क्या वापस देते? तो एक तो सीधा है कि उसके पत्ते जो गिरते हैं वो ज़मीन में जाके खाद बनती है। दूसरा ये भी दिखता है कि पेड़ की जो जड़ें हैं वो ज़मीन को बांध करके रखती है, तो इससे ज़मीन का बारिश में और उन चीज़ों में वो बहाव से उसको बचा के रखते हैं। तीसरा ये भी देखते हैं कि जो रण है उसको आगे बढ़ने से पेड़ रोकते हैं। तो बहुत सारे तरीक़ों से देखें तो ये पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था बहुत कुछ ले रही है और बदले में बहुत कुछ दे भी रही है। तो इस तरह से क्या दिखता है, उन दोनों में आपस में परस्पर पूरकता दिखती है। तो ये दो अवस्थाओं को यदि देखें इन दोनों को केवल, तो इन दोनों के बीच में इस तरह से एक व्यवस्था बनी हुई है, इस तरह से एक संगीत सजा हुआ है। अब इसमें तीसरी अवस्था को ऐड करते हैं, तो वो है जीव अवस्था। जीव अवस्था को देखें तो रहते कहाँ है? तो ज़मीन पर ही रहते, पदार्थ अवस्था में रहते हैं। उनकी गुफाएं है, जो भी रहने की जगह है वो भी कहीं ना कहीं पदार्थों से बनी हुई होती है। आहार कहाँ से लेंगे? प्राण अवस्था से आहार पाते हैं। कोई पूछ रहे कुछ? तो आहार कहाँ से लेंगे? तो प्राण अवस्था से ही आहार लेंगे अपना, और बदले में क्या देते हैं? तो अपने मल मूत्र से ज़मीन को उर्वरक बनाते हैं। तो अपने मल मूत्र से ज़मीन को ज़्यादा उर्वरक बनाते हैं और इनके जो बीज होते हैं उनके बीजों का वहन कर देते हैं। ये दिखता है ना, मतलब कोई इसमें बहुत गहन बात तो देख नहीं रहे, जो अपने आसपास दिखता है सब वही बातें हैं कि ये जितने भी जीव है इनसे आहार लेते हैं, इनसे अपने जीने रहने का आधार पाते हैं, बदले में इनके बीजों का वहन करते हैं और इसको ज़्यादा उर्वरक बनाते हैं। तो इसमें देखें तो एक चक्रीयता दिखती है, या एक तरफ ही कुछ बहाव दिखता है कि कोई है जो बस लिए ही जा रहा है। एक चक्रीयता दिखती है, एक आवर्तनशीलता दिखती है। तो इसमें देखें प्रकृति में तो हर इकाई समृद्ध होती है, मतलब एक यूनिट प्रकृति को देखें तो वो और समृद्ध होती है। ले लेकर समृद्ध होती कि ज़्यादा दे देकर समृद्ध होती? तो ज़्यादा देकर समृद्ध होती है। तो इस तरह से सुंदर व्यवस्था सजी हुई है प्रकृति में। अब उसमें एंट्री करते हैं अपनी, है ना? हाँ, तो यहाँ तक सब सुंदर चल रहा था। अब वो आगे हम आ गए। यहाँ से क्या किया? पदार्थों से जितना हो सके खोद डालो सब। कोयला सारा ज़मीन से निकाल दो, पेट्रोलियम निकाल दो, गैस निकाल दो, सारे खनिज निकाल दो। बदले में दिया क्या वापस? हाँ, गड्ढा। कुछ देने के बारे में सोचा नहीं। इनका देखे तो जितना अधिक पा सके पालो, पेड़ काट लो ना। आज भी इतनी तेज़ी से पेड़ काटे जा रहे हैं कि आप हम कल्पना ना कर सके, है ना। इतने तेज़ी से जंगल काटे जा रहे हैं। हाँ, बट इसको वापस देने के बारे में कभी सोचे नहीं। अब थोड़ा कुछ बातें तो कम से कम करने लगे, बट फिर भी जंगल तो काफ़ी कट ही रहे। इनका देखे तो बहुत कुछ ले लिया, है ना। गाय का दूध इतना ले लिया कि दूध दोहने की मशीन ही बना ली, कि जो पूरा एकदम खींच के ही निकाल दे, कुछ छोड़े ही नहीं अंदर। और वो ठीक टाइम पे मशीन बंद ना हो तो गाय का खून भी निकल जाता है उसमें। ऐसे भी किस्से बनते हैं। बाकी जितने भी वो है जीव, एकदम जिनको मासूम जीव कहते हैं हम सामान्य भाषा में, उनकी चमड़ी को उधेड़ के उनसे स्वेटर वेटर बना लो, मस्त लगेगा पहनने में। कॉस्मेटिक बना लो, अपना चेहरा सजाने में काम आएगा। वो सब चीज़ें यहाँ से पूरा ले लिए। वापस देने के बारे में कुछ सोचे? जबकि ये भी कोई पूछने वाली बात तो है नहीं, है ना। सहज स्वीकृति किस बात की है? तो सहज स्वीकृति को तो यही है कि हम भी संगीत में अपनी भागीदारी को पहचान करके जिए, ना कि शोषण करें बाकी तीनों अवस्थाओं का। कुछ ऐसी व्यवस्था जीने की अपनी बनाए कि जिसमें जितना ले उससे अधिक वापस दे, जितना ले उससे अधिक वापस दे। चूँकि ज़्यादा समझदार ज़्यादा जिम्मेदार तो हम हैं, ये तो कोई तीनों समझने का कार्यक्रम कर नहीं रहे। वही उसमें सोचना पड़ेगा, वो भी एक तरीका हो सकता है। आप अपना बलिदान देना चाहे उस तरह से तो हाँ, वही उसमें बैग बनाने के और भी मटेरियल यूज हो सकते हैं, और पशुओं के लिए जितना वापस देना बनता है
वो भी तो सोचा ही जा सकता है ना। हाँ, उसमें जैसे आगे के सेशन में बात की ना कि कितना रिसाइकल हो सकता है। जैसे कागज़ के बैग यूज़ करने में क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, बट हम पॉलीथीन ही अभी तक वो किए जा रहे हैं, या कपड़े के थैले यूज़ कर ली जाए। वो सब ऑप्शन तो बहुत सारे हैं और हमको पता भी है, बट उसको कितना करने लगे और बाकी लोगों को कितना करने के लिए प्रेरित कर पाए, वही देखने वाला मुद्दा है। तो ठीक है, इस पर तो मुझे लगता है कोई प्रश्न जैसा है नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं दिख ही रहा है और उसका रिजल्ट भी देख ही रहे हैं कि कितना वो धरती को बीमार कर चुके हैं। जो भैया ने एक बात और कही थी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि संख्या में देखें, इन सभी में से सबसे कम संख्या किन की है। मतलब ये पदार्थों का तो कोई गिनती ही नहीं है, कितने पदार्थ है। पेड़ पौधों की भी कोई गिनती नहीं है। जीव जानवर को चलो गिन भी ले कुछ, मतलब बहुत करके, फिर भी बहुत है। सबसे कम संख्या हमारी है। ठीक है, हैं? हाँ, वो भी है। और दूसरा है कि मान लो धरती का वातावरण बहुत खराब हो गया तो सबसे पहले जाएगा कौन इन चार में से? हम ही जाएंगे। सबसे पहले नष्ट होगी यही अवस्था। तो हमारी ही जिम्मेदारी है इसको संभाल के रखना। इस कड़ी में एक लास्ट कड़ी के रूप में हम जुड़े हैं, तो डिस्टर्ब करने के बदले कुछ ठीक करके जिया जाए। तो कुछ ऐसे जीने का मॉडल हमको स्वीकार होता है कि ये जो वापस देने में क्वेश्चन मार्क लगा है कि हम दे भी रहे कि नहीं दे भी रहे, उसके बदले उसको इस तरह से वापस देने का भी कोई अपना मॉडल बनाया जाए। उसके लिए आवश्यक क्या है? तो जो पहले ही दिन से बात कर रहे हैं कि समझदारी के साथ जीने का कोई तरीका अपना बने। अब इन चारों अवस्थाओं को थोड़ा ठीक से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसको अलग किया किस बेस पे। हमने अलग तो कर दिया चार भाग में। तो जैसे पदार्थ अवस्था को देखे तो उसकी मेन क्रियाएं जो है उसको पहचानना, निर्वाह करना के रूप में देख पाते हैं। जैसे वातावरण में हाइड्रोजन के परमाणु बहुत सारे हैं ही, ऑक्सीजन के परमाणु भी बहुत सारे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कहीं वातावरण में आमने सामने आते होंगे, एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करके क्या बनाते हैं? H2O, तो पानी बनाते हैं। तो पदार्थ अवस्था में देखें तो हर जगह ऐसा ही कुछ कुछ होता है। लोहा है जो कोई मैग्नेट को पहचानता है, उसके नज़दीक जा कर के निर्वाह करता है। तीन चीज़ों को साइंस की भाषा में कहे तो वो रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे ये वस्तु है, धरती को पहचानती है, यहाँ से छोड़ दिया जाए तो उसके पास जाती है। तो पदार्थ अवस्था में कहीं भी देखे तो ये दो क्रिया दिखती है। हर इकाई, हर यूनिट एक दूसरे को पहचानती है और निर्वाह करती है बिना कॉन्शियसनेस के। उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, सेल्फ नहीं है, बट प्रकृति की ये सुंदरता है कि हर इकाई एक दूसरे को पहचानती है, निर्वाह करती है। ये दिख रहा है, ठीक है। प्राण अवस्था में देखें तो क्या करते हैं? तो वो भी पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं। जैसे पेड़ को पता होता है कि पानी ज़्यादा कहाँ है तो उस साइड जड़ें ज़्यादा फैलाता है। कोई पेड़ कहीं उग जाए, एक साइड से धूप आ रही हो तो वो ज़्यादा ग्रोथ उस साइड करता है। ये दिखता है। ज़मीन में तो इतने सारे ढेर सारे तत्व पड़े हैं, उसमें से कौन सा मुझे लेना है अपने लिए, वो भी वो पहचान लेता है। तो पेड़ जो है वो पहचानता है, निर्वाह करता है। ये भी दिखता है। उसके आसपास इतनी सारी हवा तो फैली हुई है, उसमें से जो उसको चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। हाँ, और वापस ऑक्सीजन देता भी है। तो प्राण अवस्था को भी देखें तो उसमें भी पहचानना, निर्वाह करना दिखता है बिना कॉन्शियसनेस के। उसमें भी सेल्फ नहीं है। जीव अवस्था में देखें तो पहचानना, निर्वाह करना तो उसमें भी होता है, उसके साथ एक प्रवृत्ति और जुड़ जाती है, एक क्रिया और जुड़ जाती है, मानना। ये जो पहचानना, निर्वाह करना है भैया, इन दोनों में तो इनके गुण के आधार पे हैं, परस्परता में जो प्रभाव हैं। भाई अब उसमें भाषा क्या बनेगी वो देखना पड़ेगा कि पहचानना, निर्वाह करना गुण के आधार पे है कि पहचानना, निर्वाह करने के आधार पे गुण दिखते हैं। अच्छा,
तो फिर इसमें कहीं शून्य का या कुछ किसी का रोल है? वो तो हर जगह है। एक परमाणु भी ऊर्जित है, उसमें तो उसमें होने से है जी। डायरेक्ट रोल उस तरह से नहीं कहेंगे कि वो कुछ करता है, बट उसमें होने से ये सब होता है। हाँ नहीं, तो लेकिन अभी जब नेक्स्ट सेशन में थोड़ा ज़्यादा करेंगे, जब अस्तित्व के उसमें बात करेंगे तो। ठीक है। अभी यह है कि प्रकृति की ही बात कर रहे तो उसमें शून्य को नहीं ला रहे। पहचानना निर्वाह करने के पीछे आधार क्या है? उसका मेन आधार देखें तो यही है कि हर एक परमाणु जो है वो अपने में एक व्यवस्था है, और जो आप कह रहे हैं शून्य में होने से है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी जो है वो एक दूसरे को पहचान कर उस बेस पे निर्वाह कर ही रहा है। वहीं से व्यवस्था शुरू होती है। जैसे किसी परमाणु के अंदर भी देखे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन घूम रहे, ऐसा फिजिक्स कहता है। उसको कोई और नाम भी दे सकता है कि परमाणु के अंश जो है कुछ सेंटर में है, कुछ आसपास घूम रहे हैं। वो भी एक दूसरे को पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं। वो सेंटर से जब थोड़ा पास आ जाता है तो फिर दूर चला जाता है, थोड़ा दूर आता है तो पास आ जाता है। उसको साइंस पहचानता है कि वो कंपनात्मक गति भी करते हैं। वो सब चीज़ों को देखे तो एक परमाणु से शुरू होकर के फिर एक परमाणु दूसरे परमाणु को पहचानता है। उस तरह से ये पदार्थ अवस्था में पहचानना निर्वाह करना दिखता है। ठीक। तो जीवों में देखें तो पहचानना निर्वाह करना के साथ एक और क्रिया जुड़ती है जिसको कहते हैं मानना। तो कुत्ते को जहाँ से रोटी मिलती है वो वहीं रहना पसंद करता है, क्योंकि उसने माना है कि यहाँ से मुझे आहार मिलेगा। जब वहाँ से आहार मिलना बंद हो जाएगा वो जगह छोड़ देगा। ठीक। किसी एक व्यक्ति पे पहले वो पहचानेगा कि ये कोई मुझे मारने आया है और उस पर भौंकेगा, लेकिन वही व्यक्ति जब खाना देने लगेगा उसको नियमित रूप से, तो उसको अलग तरह से पहचानेगा, फिर उस पर भौंकेगा नहीं, उसके और पास जाएगा कि खाना दो। तो जैसा उसका मानना बदलता है उस बेस पे उसका पहचानना निर्वाह करना बदल जाता है। यहाँ नियम जो है उसी के तहत पहचानना निर्वाह करना होता है। जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो वो मिलके किसी एक निश्चित तापमान पर निश्चित दबाव पर पानी बनाएंगे ही, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ मानना जुड़ गया तो जीवों के पास ऑप्शन है कि किस पर भौंकना है किस पर नहीं भौंकना है। गाय के पास ऑप्शन है कि कौन दोहने आए तो स्थिर खड़े रहना है, कौन दोहने आए तो लात मारनी है ना। तो वो उसका जिस तरह का मानना है उस तरह से पहचानती है, उस तरह से निर्वाह करती है। जैसे बंदरों को देखे तो एक तरह का पहचानना निर्वाह करना करते ही है। उनको पता है कि इनके पास इनका ये कुछ चीज़ ले लोगे तो बदले में ये कुछ खाना देंगे। तो किसी तीर्थ धाम में जाओ तो वहाँ बंदर इस तरह की हरकत करते हैं, आपका कुछ छीन के ले जाएंगे, आप बदले में बिस्किट का पैकेट दोगे तभी आपकी चीज़ वापस देंगे। तो एक तरह की मान्यता बन गई है कि इस तरह से खाना पाया जा सकता है, तो उस तरह से वो पहचानना निर्वाह करना करते हैं। अच्छा। ये वृंदावन में घूमने गए तो मेरा चश्मा एक बंदर ले गया, लाल मुंह का बंदर था। तो मैंने बहुत प्रयास किया कि चश्मा मेरे को दे दे बंदर, पर दिया नहीं। तो पास के लोगों ने कहा कि आप इसको कुछ फ्रूटी या कोई चीज़ लाके दो, ये आपका चश्मा दे देगा। तो मैं गया दुकान पे और 20 रुपए की फ्रूटी लेके और उसको दी, उसने चश्मा गिरा दिया, परंतु वो चश्मा गिरने से टूट गया, वो अलग बात है। बाकी ये घटना हुई। हाँ। ये जो जीव अवस्था है उसमें मानने की क्रिया होती है ना, पर इसमें भी कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें मानने की क्रिया नहीं होती है। तो क्या उन्हें हम प्राण अवस्था, जैसे छिपकली हो गई या फिर कॉकरोच हो गए, तो उनको क्या हम प्राण अवस्था में रखेंगे या उसको मतलब ऐसे सारे एक एक जीव को पकड़ के फिर स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, मानने वाली क्रिया जो है ना वो थोड़ी मतलब आप थोड़ा लंबा ऑब्जर्वेशन जब तक ना करें तब तक आपको पकड़ में बहुत नहीं आती। जैसे छिपकली का कोई आप एक्सपेरिमेंट करके देखो उसके साथ कि किसको कोई एक जगह डेली भोजन दो तो रोज़ वहाँ आती कि नहीं आती, या कोई एक जगह आए तो मारना मतलब वो शुरू करो। हाँ, वो किसी एक तरह का उसका नेचुरल रिफ्लेक्शन भी हो, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन भी हो सकता है। बट इस तरह से मानना किसको कहेंगे कि कुछ एक तरह की घटना से हो किसी एक तरह की मान्यता अपने में बना ले, उसको मानना कहेंगे। अब आप किसी भी जीव को
इस तरह से थोड़ा स्टडी करके देखे तो आपको पता चलता है कि उसमें मानना हो रहा है कि नहीं हो रहा। उस तरह से एक एक तो स्टडी करके देखना पड़ेगा, या आप जितने को जांचना चाहे उतने को, है ना। बट बेसिक उसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ तक पहचानना निर्वाह करना ही होता है, यहाँ से उसमें मानने की क्रिया जुड़ती है। और मानव में देखें तो उसके बाद एक और क्रिया जुड़ती है जिसको कहते हैं जानना। अभी हम देखें तो जानने की क्षमता के साथ है, जान चुके हैं ऐसा तो नहीं है, इसलिए तो शिविर चलाना पड़ रहा है। भैया हाँ, एक छोटा सा चीज़ जोड़ना था, पूछना भी था कि जैसे प्रकृति में चारों अवस्थाएं या फिर प्रकृति अपने आप में अनुसंधान करती है। तो एक बाबा जी के शायद वीडियो में मैंने देखा था कि वो कह रहे थे कि उसमें शायद भैया का नाम भूल रहा हूँ, शायद राजीव भैया थे, कोई थे, भूल रहा हूँ उनका नाम। तो उन्होंने पूछा था कि बाबा जी जैसे इसमें कुछ अवस्थाएं, कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जो वो बंदर वाले क्वेश्चन की बात थी शायद, कि फिर बंदरों के कुछ बंदर जब इवोल्यूशन की बात करते तो कुछ बंदर ह्यूमन बन गए और फिर कुछ बंदर नहीं, तो आज बाकी जो बंदर है वो क्यों वही रुक गए। तो बाबा जी ने इसको इस तरह से बताया था कि भाई कि प्रकृति भी अनुसंधान करती है और उसमें ट्रायल चलते रहते हैं और कई जगह वो हिट कर जाता है। तो एक तो ये, और दूसरा भैया कि जैसे चंदा ने पूछा था कि वो छिपकली को किन में रखेंगे, तो भैया इसको संक्रमण की जो स्टेजेस हैं ट्रांजिशनल, कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब ट्रांजिशन कर रहे होते हैं उसमें भी रखा जा सकता है शायद एक्सेप्शनल के रूप में। कुछ जीव है ऐसे, मतलब उसको जीव कहे कि प्राण कहे, उसके बीच में ट्रांजिशन में रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, मच्छर का स्टडी करें तो मच्छर में कोई मैं हो ऐसा बहुत दिखता, मतलब अनुमान में नहीं आता है, ऐसे कुछ कुछ वो है। बट छिपकली को कहाँ रखेंगे, वो मैं करता है तो अंदर मैं है, ऐसा थोड़ी है। जी, किसमें नहीं, ट्रांजिशन का मतलब यह है कि शरीर उस लायक हो गया है लेकिन अभी उसके अंदर में मैं नहीं है। उसकी प्रवृत्ति देख के हमको लगता है कि इसमें सेल्फ होगा, शरीर उस लेवल तक एक्टिव हो गया है जिसमें ब्रेन भी थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो गया है, बट इतना डेवलप नहीं हो गया कि जिसको अभी ये एंटर करके उसको चला सके। ऐसे भी कुछ है। चींटियों के बारे भी ये स्टडी करना पड़ेगा कि ये इसमें आएगी कि इसमें आएगी। बट ठीक है, इसको हमने स्टोरी ऑफ स्टफ वाले में भी देखा था और आज भी चर्चा की कि बहुत कुछ हम ऐसा बना चुके हैं कि जिसको प्रकृति में वापस नहीं लाया जा सकता, रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ये जो चक्रीयता की बात है उसमें बहुत सारी वस्तु ऐसी बना के दे बैठे हम कि जो कि वापस नहीं जा सकती। जैसे एक सिंपल प्रश्न है कि लकड़ी का टेबल यूज करना ज़्यादा ठीक है कि लोहे का? चूँकि लोहा आपने इतना निकाल दिया ना, अब कितना वापस दे पाएंगे? या इतना लोहा ज़मीन में वापस बनने में कितना टाइम लगता है? कई साल, मतलब कई 100 साल लग जाते हैं। जबकि एक पेड़ काट के लकड़ी ली, बहुत सारे पेड़ वापस दे सकते हैं, या पेड़ उतना उगने में 10-20 साल 25 साल मैक्सिमम लगते हैं। तो ये सब तरीके हैं कि जिससे इस चक्रीयता को सोचा जा सके कि जितना ले उससे अधिक वापस भी दे पाए। और ठीक से देखें ना तो एक और हिसाब लगाते हैं कि इन दोनों के बीच जो आदान प्रदान होता है, तो यदि जो पेड़ पौधे हैं उसने ज़मीन से ज़्यादा ले लिया होता और कम दिया होता तो ज़मीन की क्वालिटी डाउन होनी होती। लेकिन जहाँ पेड़ उगते हैं, जहाँ जंगल होते हैं, वहाँ ज़मीन और अच्छी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा विकसित है, प्राण अवस्था ज़्यादा विकसित है, तो उसने पदार्थ से जितना लिया उससे ज़्यादा वापस दिया। जंगलों को देखेंगे तो जिस जंगल में प्राणियों का संतुलन होता है वो जंगल हरे भरे स्वस्थ रहते हैं। प्राणियों का संतुलन जिस जंगल में बिगड़ जाता है वो जंगल धीरे धीरे संक्रमण फैलता है, बर्बाद होने लगते हैं। तो पशु ज़्यादा होते हैं तो जंगल समृद्ध होते हैं। तो ये ज़्यादा विकसित है तो इसने इससे लिया, उसके बदले में ज़्यादा दिया। हम सबसे विकसित है। हाँ, इस पूरे विकास को देखें तो विकास में सबसे अंतिम कड़ी हम ही है। तो बनता तो क्या है, सबसे जितना ले रहे उसके उससे ज़्यादा दे पाए।
उसको भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक हिसाब मन में आया, सोचा ये भी बता दूं। हैं? हाँ, एक ही गड्ढे में। ठीक। ये थोड़ा डीप में देखने वाली बात है। तो प्रकृति में ये जितनी 4 अवस्थाएं दिखती है, इन चारों को देखें तो चारों में कुछ क्रिया दिखती है, कुछ तो उसके अंदर हो रहा है ना। पदार्थों को देखें तो क्या क्रिया दिखती है? तो रचना विरचना होती है, फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन, कुछ बनता है फिर कुछ विरचित हो जाता है। पदार्थों को देखें तो जो भी वस्तु बनती है वापस से टूट के बिखर जाती है। भैया ये हाँ, रचन विरचन से पूछना था एक कि जैसे प्राण अवस्था जो बायो जो ऑर्डर है, तो उसमें तो भैया इतना जाता नहीं है ध्यान। पेड़ कट गया तो ठीक है, वह पता है कि उग जाएगा, या फिर कोई बिल्डिंग गिर गई तो पता हुआ ठीक है, कहीं ना कहीं वो वापस से हो जाएगा। जब भैया जो एनिमल ऑर्डर है जीव अवस्था वाला, तो उसमें जैसे किसी जानवर को मरते हुए देख लिया तो उस समय थोड़ा सा खुद को संभाल नहीं पाते। जैसे मेरे सामने हमारे घर के सामने थोड़ा बड़ा सा खेत जैसा है, थोड़ा ओपन एरिया है, तो वहाँ पे कुछ कुत्तों ने, 1-2 कुत्ते थे, उन्होंने किसी जानवर को मेरे सामने मार डाला। तो ऐसा लगा कि तो उस समय क्यों, तो इसको कैसे लिया जाए भैया रचन विरचन को? फिर ऐसे कि मैं अंदर से हिलूं नहीं। वही, इसको रचना विरचना इस तरह से भी पदार्थों में देखते हैं कि जो भी पदार्थ बनता है वापस से बिखर जाता है ना। जो ये जीवों में एक दूसरे को मारने वाली प्रवृत्ति है, उसको भी देखें तो वो कोई किसी तरह की क्रूरता है, लोभ है, या एक तरह की व्यवस्था बनी हुई है उनकी। जानवरों में जो जंगल में एक दूसरे को मारने की प्रवृत्ति है, वो क्रूरता है या एक दूसरे को लोभ के लिए, किसी कुछ पाने के लिए मार रहे हैं, या वो व्यवस्था है? किस रूप में व्यवस्था है देखें तो जब शेर है वो हिरन के झुंड के पीछे या किसी उसके झुंड के पीछे भागता है, वही मारा जाता है जो सबसे निर्बल हो। जो सबल होंगे वो भाग जाएंगे, जो सबसे कमज़ोर है वो दौड़ नहीं पाता, मारा जाता है। अब जब कहीं जंगल में संक्रमण होगा, कोई वायरस आएगा, कुछ भी कहीं हो गया, रोग किसको लगता है? जो कमज़ोर है उसको। कमज़ोर को रोग लग गया तो रोग लगने से मर गया, तो उसके शरीर में वो रोग के विषाणु मल्टीप्लाई होंगे, संक्रमण और फैलेगा। तो जिस जंगल से आप शेर हटा दोगे, बाघ हटा दोगे, ये मांसाहारी पशु हटा दोगे, वहाँ शाकाहारी की संख्या बहुत बढ़ भी जाएगी, लेकिन संक्रमण ऐसा भी फैलेगा कि सब खलास हो जाएगी। तो ये जो मांसाहारी है वो उनको ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, मतलब उनकी कोई ऐसी जानने वाली प्रवृत्ति नहीं रहती कि चलो ये कमज़ोर है तो इसको मार दे। वो एक प्रकृति में व्यवस्था बनी हुई है कि मरते वही है जो कमज़ोर है, उसके कारण से सबल ही बचते हैं, तो रोग ही पैदा नहीं होते। तो इस तरह से जंगल स्वस्थ बने रहता है। तो ये व्यवस्था है। इसको और भी एक लॉजिक ये है, और भी लॉजिक आप ढूंढ सकते हैं इसके, बट वो व्यवस्था के अर्थ में दिखता है, ठीक है। उसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई मर रहा है तो उसको मरने दे, मतलब जीव में जो बन रहा है वो हो रहा है, बट कोई आदमी मर रहा है, किसी जानवर को, कहीं कोई गाय को काटा जा रहा है, ये है, उतनी तो सेंसिटिविटी अपनी बनाए रखेंगे कि भाई जो मर रहा है उसके ऊपर तो हम ऐसे नहीं कि चलो शरीर ही तो काटा जा रहा है, सेल्फ को क्या हो रहा है या कोई आदमी मर रहा है तो ये नहीं कहेंगे कि शरीर ही तो छटपटा रहा है, सेल्फ को तो कुछ नहीं हो रहा। इतना इनसेंसिटिव भी नहीं बन जाएंगे, वो सेंसिटिविटी को तो रखेंगे, बट ये व्यवस्था के अर्थ में है या क्या है उसको भी देखेंगे। इसमें मैं ये भी देख पाता हूँ कि अगर मांसाहारी जीव नहीं होते और शाकाहारी जीवों को नहीं खाते तो वो सारे ही जंगलों के पेड़ पौधों को नष्ट कर देते। वो भी एक तर्क है, वो भी एक कारण है कि मांसाहारी जीवों की भी आवश्यकता है जंगल को बचाने के लिए, वरना शाकाहारी बहुत बढ़ जाते, जंगल कम पड़ जाते फिर अपने। ठीक है, ऑन नहीं हुआ। बोल रहा हूँ जो जंगल में मांसाहारी जीव जो शाकाहारी को खाता है तो सबसे वीक वाला ही अटैक्ड होता है ना, तो उस टाइम पे जो बाकी शाकाहारी दौड़ते रहते हैं तो उनका एक्सरसाइज होते रहता है एट द सेम टाइम, तो वो लोग स्वस्थ रहते हैं। तो ये भी प्रकृति की ही देन है।
उसको कोई लोग ऐसा भी तर्क देते हैं, मतलब मैं कोई ऑथेंटिक तर्क नहीं है, मैं बस जस्ट सुना हूँ, पास कर रहा हूँ। आप भी सोचिए कि ये जो पंछियों को दाने बहुत खिलाते हैं ना शहरों में, जहाँ वो बहुत करते हैं, या पानी का भी बहुत रख देते हैं, जहाँ बिल्कुल नहीं है वहाँ रखना चाहिए, ऐसे ही मरते हैं। बट उससे क्या होता है कि उनकी एक प्रवृत्ति जो ढूंढ के खाने की थी ना, सर्वाइवल की, वो ख़त्म हो जाती है। उनकी आदत बन जाती कि यहाँ कोई दाना डाल देगा, रोज़ यहाँ आके भरपेट खा के चले जाना है वापस। तो जो ढूंढ के खाने की एक प्रवृत्ति थी वो उनकी नष्ट हो जा रही। अब जो कोई डालना बंद कर देगा तब वो भूखे मर जाएंगे। वो भी एक तर्क है, बट उसको जांचना पड़ेगा। जल्दी से इसको देख लेते, फिर ब्रेक कर लेते हैं। तो पदार्थों में क्या क्रिया होती, तो रचना विरचना होती है। प्राण अवस्था में देखें तो क्या क्रिया ऐड होती है, मतलब पदार्थ में और प्राण में देखें तो क्या एक चीज़ ऐड होती है, तो ये है रचना विरचना। तो कंटिन्यू है उसमें भी, मतलब पेड़ भी बनेगा फिर बिखर जाए, मतलब मिट्टी में वापस मिल जाएगा, पत्ती भी बनेगी फिर वापस मिल जाएगी। तो रचना विरचना होती है, उसके साथ श्वसन प्रश्वसन होता है, रेस्पिरेशन शुरू होता है। ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, तो हवा से वो सांस लेना पेड़ों में शुरू होता है। जीवों में देखें तो क्या होता है, तो उनका शरीर में रचना विरचना तो होती ही है, उनके शरीर में श्वसन प्रश्वसन होता ही है। उसके साथ में उनके सेल्फ में देखें तो चयन और आस्वादन उनमें शुरू होता है। मतलब 3-4 तरह का चारा डालोगे गाय को तो कोई एक पसंद करके खाएगी, जो सबसे उसको स्वादिष्ट लगता होगा, हरा भरा लगता होगा। तो वो एक स्वाद के आधार पर कुछ एक तरह का चयन करना, किसी एक तरह का सिलेक्शन करना उनमें भी बनता है। 4-5 घर हो गए, कुत्ता एक ही घर में बार बार जाना पसंद करेगा जहाँ ठीक ठाक रोटियाँ मिलती हो, तो उसमें भी स्वाद के आधार पर चयन करना होता है। मानव में देखेंगे तो शरीर में ये दोनों तो बने ही रहता है। शरीर अपना बनता है फिर विरचित होता है, वो तो है ही। शरीर में श्वसन प्रश्वसन होता ही है। अपने सेल्फ में देखें तो सही को समझने की क्षमता भी दिखती है। ये सब तो है ही जो जीवों में है, चयन आस्वादन तुलन विश्लेषण चित्रण, ये सब जो देखा ना, इतना तो है ही। उसके ऊपर भी सहज स्वीकृत के आधार पर सही समझने की क्षमता भी मनुष्य में दिखती है। तो ये चारों अवस्था की क्रियाएं हैं। आगे उनका चारों अवस्थाओं का धर्म क्या है और चारों अवस्थाओं की अनुषंगीयता क्या है उसको देख लेंगे। तब तक ब्रेक कर लेते हैं। 4-5 हो रहे, 4:20 को मिलते हैं। तो हमने देखा कि जितनी भी एंटिटीज दिखती है, जितनी भी वस्तुएं दिखती है, उसको इन 4 अवस्थाओं में बांटकर देखा। तो एक को नाम दिया पदार्थ अवस्था, एक को नाम दिया प्राण अवस्था, एक को जीव अवस्था, और हमको नाम दिया अपने आप को ज्ञान अवस्था। इन चारों को देखें तो एक तो उनको क्रिया के आधार पे अलग अलग देख सकते हैं। किस तरह से देख सकते हैं, तो पदार्थों में कुछ रचना होती है, कुछ विरचना होती है। प्राण अवस्था में देखें तो रचना विरचना तो होती है, उसके साथ श्वसन प्रश्वसन भी जुड़ता है। जीव अवस्था में देखें तो जीवों का जो शरीर है वो शरीर तो प्राण अवस्था का ही बना हुआ है। तो शरीर में वो रचना विरचना और श्वसन प्रश्वसन होता है, उसके साथ उसमें सेल्फ भी जुड़ता है, जीवन भी जुड़ता है, मैं भी जुड़ता है। तो उसमें मुख्य रूप से चयन आस्वादन की क्रिया होती हुई देखने मिलती है कि जीव जो है वो अपना आहार निद्रा भय मैथुन के अनुसार स्वाद लेते हैं और वैसा चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। मानव को देखे, अपने आप को देखे तो हमारा शरीर भी जो है वो शरीर मुख्य रूप से देखे तो प्राण अवस्था का ही एक बना हुआ रचना है, जिसका एक दिन रचना हुआ, एक दिन विरचने भी उसकी हो ही जाएगी। और जब तक इन दोनों के बीच का पीरियड है तब तक श्वसन प्रश्वसन पूर्वक वो बना हुआ है। तो शरीर तो अपना प्राण अवस्था का ही बना हुआ है। उसके अंदर सेल्फ जीवन का जो भाग है उसमें ये जीवन की जो क्रियाएं है, इतना को हमने देखा। उसके अलावा भी जो है जिसमें समझने का काम होता है वो क्रियाएं होती हुई सेल्फ में दिखती है। शरीर में देखे तो रचना विरचना और श्वसन प्रश्वसन दिखता है। ये क्रिया के आधार पे चारों अवस्थाओं को देखने की बात हुई, जिसको हमने ब्रेक से पहले किया। एक दूसरा भी उसको देखने का प्रकार है, उसको देखे तो उसकी धारणा क्या है। धारणा मतलब वो किस एक मूल वस्तु को या मूल उसका होनेपन को धारण किए हुए, जिससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। इसको स्वयं में व्यवस्था भी कह सकते हैं कि इसके बेस पे उसमें एक व्यवस्था बनी हुई है। तो पदार्थ अवस्था में देखें तो पदार्थ अवस्था की धारणा है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, होना।
तो किसी भी पदार्थ को होने से मिटाया नहीं जा सकता। पदार्थ को तोड़ा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, छोटे से छोटे कण में बांटा जा सकता है, बट वो पदार्थ तो पदार्थ रहेगा ही। तोड़ के कितना भी अलग कर लो, उसका होनापन तो हमेशा है ही। चाहे परमाणु को भी आज के दिन तोड़ के देख लेते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अलग हो जाते हैं, बट वो तो रहते ही है। तो पदार्थ का कभी नाश नहीं होता, पदार्थ जो है सो है। तो ये उसकी धारणा है और होने पूर्वक उसकी व्यवस्था है। पदार्थ अवस्था अपने आप में बनी हुई है, सारे पदार्थ है ही। तो अस्तित्व जो है वो उसकी धारणा है, वो उसकी स्वयं में व्यवस्था है। ऐसे ही प्राण अवस्था में देखें तो ऐसा क्या है कि जिससे उसको अलग नहीं किया जा सकता है, वो उसमें रहेगा ही। तो उसका भी अस्तित्व तो बना ही हुआ है, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली तो अणु परमाणु से ही मिलकर बना हुआ है। लेकिन उसके साथ उसमें पुष्टि भी होती हुई दिखाई देती है, उसकी ग्रोथ भी होते हुई दिखाई देती है। तो जब तक वो प्राण है तब तक उसमें पुष्टि है। जब तक पेड़ में श्वसन प्रश्वसन है, पेड़ जिंदा है सामान्य भाषा में कहे तो, तब तक उसमें पुष्टि है और हर क्षण है ही। तब इसको जांच के देख सकते हैं। मैं काफ़ी वो भाषा में बोल रहा हूँ कि है ही, बट है कि नहीं उसको आप देख सकते हैं। ये धारणा का मतलब यहाँ पे धर्म से है क्या? जी। तो जब उसकी ग्रोथ बंद हो जाती तब हम ये कहते हैं कि अब ये मर गया। मर गया का मतलब क्या कि अब वो प्राण नहीं रहा, अब वो पदार्थ बन गया, केवल लकड़ी है और सूखी हुई पत्तियां हैं। तो जब तक उसकी ग्रोथ है, जब तक उसमें श्वसन प्रश्वसन है, तब तक वो प्राण अवस्था की यूनिट है। जब ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो वो वापस पदार्थ बन गया। तो ये प्राण अवस्था की धारणा है। तो इसका मतलब भैया वो मतलब मरना कहना अपनी लैंग्वेज है। हाँ, हम अपनी भाषा में बोलते हैं। बाकी प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था में बदल गई है। जी। जब अभी भी पेड़ को देखेंगे तो जमीन से कुछ कुछ तत्वों को लेके उसने अपनी पुष्टि करी, और जो भी हुआ फिर वो उसमें ये पुष्टि और श्वसन प्रश्वसन बंद हो गया, वापस से वो पदार्थ बन गया। फिर उसकी रचना विरचना होती रहेगी। तो यहाँ से यहाँ कुछ तत्व आए और यहाँ से उसका श्वसन प्रश्वसन बंद होके, पुष्टि बंद होके वो वापस वहाँ चला गया। जीवों में देखेंगे तो जीवों का जो शरीर है, अगेन प्राण अवस्था की ही इकाई है शरीर। तो शरीर में देखें तो ये रचना विरचना और श्वसन प्रश्वसन होता ही है, और धारणा के रूप में देखें तो शरीर में होना और पुष्टि तो है ही। जानवरों का भी शरीर बड़ा तो होता ही है। और उसके मैं में देखें तो उसकी धारणा है जीने की आशा। जीने की आशा, जिसको एकदम टिपिकल हिंदी में कहे तो जिजीविषा जी कहते हैं। जिजीविषा को, जीने की आशा को उस जीवों से अलग नहीं कर सकते। कोई भी जीव है जीना चाहता है, जहाँ उसको जी हाँ, उनके लेवल पे जो जीना है, शरीर को चलाते रहना। तो जो उनको जहाँ से भय दिखेगा वहाँ से वो दूर भागेंगे, जहाँ से भोजन मिलेगा वहाँ बार बार जाएंगे, क्योंकि उनमें भी जीने की आशा बनी हुई है और वो रहेगी, क्योंकि वो उनकी धारणा है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो जब इसमें भी देखें तो जिसको कहते हैं कि कोई पशु मर गया, तो बेसिकली होता यह है कि ये शरीर और मैं जो है वो अब अलग हो गए। तो शरीर वापस से यहाँ चला गया और इसमें भी ग्रो, ये भी श्वसन प्रश्वसन भी बंद हो गया, तो वापस से यहाँ चला गया। शरीर तो भी एक्चुअली यही था, है ना, वो तो प्राण अवस्था ही था, बट चूँकि उसमें मैं था, सेल्फ था, तो वो जीव अवस्था के तहत गिना जाता था। जैसे ये गाय है, गाय का शरीर है, जब उसका मैं उससे अलग हो गया, शरीर छोड़ दिया, तो वो केवल शरीर रह गया। शरीर की भी ग्रोथ और श्वसन प्रश्वसन बंद हो गया, तो वो वापस पदार्थ बन के सड़ गया, पदार्थों में ही वापस मिल गया। ऐसे ही मानव में देखें तो ऐसा क्या है कि जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो शरीर में तो वही होना और पुष्टि, उसके साथ सेल्फ में देखें तो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा दिखती है। इसी को कह रहे कि अपनी ये धारणा है, अपने में स्वयं में होने की व्यवस्था है। ठीक लग रहा है भैया? यहाँ एक प्रश्न ये था कि जीव में और मानव में
एक ही प्रकार का मैं रहता है कि अलग अलग रहता है? वो एक ही स्तर का है या उनमें कोई डिफ्रेंसिएशन होता है? वस्तु रूप में देखने जाएंगे है तो जीवन ही, हाँ। लेकिन जब वो जीव चेतना में है तब उसका जो आइडेंटिफिकेशन देखा कि उसमें चयन आस्वादन तक की क्रिया एक्टिव होती है, एक्टिव रहती है, और उसकी जो क्रिया है वो बेसिकली उसके आहार पाने के हिसाब से, शरीर को ठीक बनाए रखने के हिसाब से और वंश वृद्धि के हिसाब से चलती रहती है, और वो मानने तक लिमिटेड रहता है। तो मानव शरीर के जब उसमें जो सेल्फ है उसको देखे, जो ज्ञान अवस्था के उन अंदर में गिनते हैं, उसमें उससे ऊपर की भी इतनी क्रिया जिसको हम सुबह अभ्यास में देखते हैं, थोड़ा और गहरा देखें तो इसके ऊपर भी जो क्रियाएं है वो भी एक्टिव होने की संभावना बनी हुई है, और उसके बेस पे निरंतर सुखपूर्वक जीने की, पूरे अस्तित्व को जान पाने की क्षमता भी एक्टिवेट दिखती है। तो वस्तु रूप में तो वो वही जीवन वस्तु है। रूप में तो एक जैसा ही है। हाँ, और दोनों में इंटरचेंज भी होता है, इधर वाले जीव वाले मनुष्य बन सकते हैं, मनुष्य वाले उधर भी जा सकते हैं। भाई उसको ठीक से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ आना तो साफ दिखता है, जीव में से मानव चेतना में आना तो दिखता है। मानव में से वापस जीव में जाएंगे कि नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट अनुमान तो बनता है कि यदि आप में बहुत तीव्र वो बन गया देख के कि हमसे तो अच्छा ये जीना ठीक है, तो आपकी मर्जी जा भी सकते हैं, बट उसको बहुत स्टडी करने का इतना मतलब है नहीं, मतलब वो संभावना तो है। नहीं, वो इसलिए प्रश्न बनता है कि जी। इतने सारे जो जीव हत्याएं होती है हाँ, मांसाहार के रूप में जो है, तो वो इतना सारा जीव कहाँ ठहरता है, मतलब और जैसे मानव के रूप में देखते हैं कि वो भूत बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं, अगर वो भी उसी स्तर के हैं तो वो कोई भूत क्यों नहीं बनता? जैसे कुत्ते का जो जीव है, बिल्ली है, ये गाय हैं या बकरे हैं, इतने काटे जाते हैं, उनमें वही जीवन है जो मानव में है, तो मानव वाला भूत बन जाता है, उन वाला कुछ भी नहीं बनता। और जो कसाई सुबह से शाम 50 बकरे काट देता है, वो बकरे आकर के शाम बोलना चाहिए, टकराना चाहिए उससे, वो कहाँ जाते हैं वो? हाँ, उसमें देखे तो अनुमान या तर्क जो भी कहे वो तो ऐसा ही बनता है कि जब ज्ञान अवस्था के अंदर में है तो सुखपूर्वक जीने की जो आशा है, हाँ, वो पूरी हुए बगैर शरीर छोड़ना होता है तो कुछ वो क्रिया दिखती है। इनमें तो शरीर को चलाना ही मुख्य कार्यक्रम था, उतना ही था। अनुमान तो यही बनता है, बट अनुमान ही है ये, बाकी और आप भी सोचिए इस पर। भाई साहब बैठे हैं। एक आपने जो शब्द बोला जिजीविषा, हाँ, कई जगह मानव के लिए अर्थ में भी आता है, जैसे जीवेषणा, जी, यहाँ जिजीविषा वाला जैसे आपने बोला जीवों के लिए जीने की आशा, तो ऐसे चर्चा में तो जैसे मानव में बताते हैं हाँ। 3 ऐषणाएं हैं, तो चौथी ऐषणा ये बताते कि जीवेषणा मानव में भी है, जीने की आशा तो प्रत्येक मानव में है ये। हाँ, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके देख रहे हैं, सिर्फ जीने की आशा नहीं है, सुखपूर्वक जीने की आशा। सुखपूर्वक जीने की आशा है। ठीक, एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर कोई प्रश्न ना हो तो आगे बढ़ लेते हैं। पदार्थों में देखें तो उनमें जो स्वयं में व्यवस्था का जो बेज है, जो उनकी धारणा है, जो उनमें निरंतर दिखता ही है, वो अस्तित्व, मतलब उनका होना, उनका रहना, तो पदार्थों का अस्तित्व हमेशा होता ही है, रहता ही है, तो दिखता है। प्राण अवस्था में देखें तो उसका होना, उसका रहना, उसका अस्तित्व तो है ही, उसके साथ उसमें पुष्टि भी दिखती है, उसका ग्रोथ भी होते हुए दिखता है। जितने भी प्राण अवस्था के यूनिट है, पेड़ पौधे भी देख ले, जीवों का शरीर भी देखे, अपना शरीर भी देखे, हर क्षण उसमें पुष्टि होती ही दिखती है। जीवों में देखे तो जैसा उनके शरीर के बारे तो बात कर ही ली, उनके सेल्फ में देखे तो जीने की आशा निरंतर दिखती है, और मानव में जब देखते हैं तो वही निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा के रूप में दिखता है। और उसी को पूरा करने की क्षमता के रूप में भी जो देखा था कि जानने की संभावना भी मानव में उदय है, तो सही समझ के साथ सही भाव, सही विचार को सुनिश्चित कर कर वो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा को पूरा भी किया जा सकता है, उसकी भी क्षमता है। नेक्स्ट जो उसमें टॉपिक है देखने लायक वो है अनुसंगीयता, इनहेरिटेंस, मतलब उनमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो जनरेशन बदलेगी तो उसमें किस तरह से उनके आचरण की निश्चितता दिखेगी। भैया, जब हम वो जो रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, मतलब मानने की क्रिया जो है जी, तो उसके पीछे रीज़न सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग है। आई में सेलेक्टिंग और टेस्टिंग है, तो मानने की क्रिया है, लेकिन उसके ऊपर की क्रियाएं नहीं है, कंपेयरिंग, एनालाइजिंग,
वो क्रियाएं नहीं, तो जानने का काम वहीं से शुरू होता है जब हम विचार की बात करेंगे, कंपेयरिंग, एनालाइजिंग और चित्रण जो कर रहे हैं हम, वहाँ से जानने का प्रोसेस शुरू होता है। उसके पहले वो प्रोसेस शुरू नहीं होता है। तो इसलिए दोनों के सेल्फ में डिफरेंस आ रहा है। जी, तो एकदम एक्यूरेटली कहेंगे तो जानने का काम तो जो है यहाँ जो मतलब आपको शायद दिख नहीं रहा होगा जी, जो दिख रहा भैया। हाँ, इच्छा जो चित्रण का लेवल कहते हैं, चित्त का लेवल, हाँ। वो और उससे ऊपर की जो क्रिया है वहाँ होता है। अच्छा, वो तो चित्रण के बाद शुरू होता है। चित्रण तक भी मानने की क्रिया रहेगी। जो मान्यताएं हैं उसको तो चित्रण में ही प्लेस करते हैं, जी, उसके बाद जो है वहाँ जानने का जो एग्जैक्ट ज्ञान का काम है वो वहाँ से शुरू होता है। उसके आधार पे ये क्रियाएं ज्ञान की रोशनी में व्यवस्थित चलती है, समझदारी की रोशनी में व्यवस्थित चलती है। तो इसीलिए जीवों में देखेंगे तो क्या है, तो शरीर की प्रधानता रहती है। तो शरीर को कहाँ से अच्छा स्वाद, मतलब अच्छा भी ना कहे, उसको जो चाहिए आहार चाहिए वो मिल जाए, छाँव मिल जाए, ठीक नींद मिल जाए और अपना वंश चलता रहे, उसके अनुरूप ये चयन, आस्वादन, सिलेक्शन, टेस्टिंग चलता रहता है। तो इसीलिए येलो पार्ट है जी, सॉरी, येलो पार्ट है उस जो मानव के कंटेक्स्ट में, ह्यूमन के कंटेक्स्ट में जो येलो पार्ट है, जी, उसको एक अलग कहीं यहाँ तो नहीं दिया, लेकिन किसी स्लाइड में भ्रमित में बोला, मतलब भ्रमित चैतन्य है। हाँ, जो अभी वो बता रहे थे जीव चेतना में जीना। जी, तो और फिर वो जो वॉयलेट पार्ट दिया है, तो वहाँ पर फिर वो चिंतन और वो क्रिया शुरू होने से फिर हम जो उसको जानने की संभावना बनी हुई है वो सही भाव, सही ज्ञान, सही समझ पूर्वक वो पूरा होता है। तो ये जो नीचे की जो कल्पनाशीलता वाला भाग है वो भी ठीक चल पाता है, तो वो मानव चेतना में जीना हो पाता है। तो सही मायने में ज्ञान अवस्था होने का जो मतलब है वो वहाँ पूरा हो सकता है। ठीक है। तो भैया दोनों की सेल्फ में डिफरेंस है फिर? वही वस्तु रूप में तो एक ही चीज़ है। मतलब क्रिया रूप में देखें तो जीवों की जो जीवन है, जो सेल्फ है, उसमें जो नीचे के मन के लेवल की क्रिया है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और वो भी मेनली शरीर के आधार पे, मतलब शरीर को ठीक बनाए के रखने के लिए चलती है। कहीं कोई जीव में कुछ कुछ विचार एक्टिवेट होता हुआ दिखता है, जिनको हम थोड़ा आज की भाषा में थोड़े इंटेलिजेंट एनिमल या वो सब चीज़ जो भी कहते हैं, तो कुछ विचार का भाग एक्टिव हुआ है, बट बाकी उससे ऊपर वाला भी नहीं हुआ है। एक तो फ़र्क ये है जी, उसमें शरीर में भी ये फ़र्क है कि अपना जो ब्रेन है वो इतना विकसित है कि वो जीवन के पूरे। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया वापस। भानु भैया को मैंने पूछा भी था तो भैया ने आंसर किया था, लेकिन थोड़ा मैं वापस कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। हाँ, कि दोनों की सेल्फ में डिफरेंस है कि दोनों की ब्रेन में डिफरेंस है? हाँ, तो सेल्फ में वस्तु रूप में तो वही चीज़ है, क्रिया रूप में ये अंतर है कि अपने में विचार की क्रिया भी एक्टिव है, इच्छा की क्रिया भी एक्टिव है, उससे ऊपर की क्रिया की भी एक्टिविटी होने की संभावनाएं बनी हुई है। ओके, जिसको हम ध्यान देकर के शुरू कर सकते हैं। सेल्फ में डिफरेंस सेलेक्टिंग टेस्टिंग ही है वहाँ पे, और यहाँ पे एनालाइजिंग, कंपेयरिंग और इमेजिंग भी हैं। दोनों की सेल्फ में डिफरेंस तो ये है। हाँ, और फिर क्रिया रूप में वो एक डिफरेंस है। दूसरा ये भी देखें तो इसका जो सिलेक्शन टेस्टिंग है वो शरीर को तृप्त करके चल जाता है, अपना उतने से नहीं चलता। मतलब गाय को कुछ अच्छी घास मिल गई, उसका काम हो गया, वो आराम से बैठ के अपना जुगाली करती रहेगी, जब तक नेक्स्ट टाइम खाने के चांस ना आए तब तक। तो भैया अपना ये है कि उतने से नहीं चलता। तो सेल्फ में डिफरेंस का रीज़न क्या भैया? जी, उसको डिफरेंस का रीज़न उस तरह से देखने जाएंगे तो ये है कि एक विकास का क्रम है। नहीं, बट सेल्फ तो विकास करके ही बना है, एक विकास के क्रम में जाके सेल्फ बना तो है। उसको लिए एक और शब्द दे रहे कि जागृति का क्रम है। जागृति का वो मतलब अभी उन्होंने बोला कि मरने के बाद भूत बन जाते हैं, तो भूत होते हैं क्या? अभी तो मानव को स्टडी कर ले इस शिविर में, फिर देखते हैं उसको। हाँ, भैया अभी जो आपने बताया कि जीव अवस्था जो होती है उसमें जानने की, मानने की होती है ना, जान नहीं पाते हैं, और ज्ञान अवस्था में जो होता है वो जानने की प्रकृति रहती है, वो जान पाता है ना। तो जो इन्वेस्टिगेशन, जो डॉग वगैरह होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन, जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब डॉग को जो उपयोग में लेते हैं, कुत्तों को, तो उनमें क्या होता है? वो मान के करते हैं या कैसा कुछ जानने का ऐसा कुछ होता है उनमें?
वही जैसा अभी बाकी जीवों के संदर्भ में ही कहा कि आप ही उसको ऑब्जर्व करके देखिए कि वो मान्यता है या वो समझ है उनकी, इसको आप ही ऑब्जर्व करके देखिए। हर एक जीव के बारे में, जितने बारे में आपको क्यूरियोसिटी बनती है उनके बारे में देखिए। आधार तो अपने पास है ही, मान्यता किसको कहेंगे, समझ किसको कहेंगे। तो अब थोड़ा आप भी एक्सप्लोर करके देखिए कि वो मान्यता है या वो इसको समझ कहेंगे। तो अनुसंज्ञता का जो एक बेसिक मतलब होता है कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन किसी के भी पदार्थों में भी देखें तो एक से कुछ दूसरा बनता है। पेड़ में भी एक पेड़ से दूसरा पेड़ बनता है, वैसे जीव का भी जो वंश चलता है, अपना भी जो मानव परंपरा चलती है, उसमें आचरण की निश्चितता किस बेस पर होती है। तो पदार्थों का देखें तो वो परिणाम अनुसंगी है। जो भी केमिकल फिजिकल प्रोसेस होगी उसका जो एक गठन होगा उसके अंत में, प्रक्रिया के अंत में, वैसा उसका आचरण होगा। हाइड्रोजन का एक परमाणु बन गया तो उसका हाइड्रोजन की तरह आचरण होगा। ऑक्सीजन का एक मतलब जितने उसमें परमाणु अंश होने हैं, जैसे उसकी रचना होनी वैसी हो गई, उसका आचरण ऑक्सीजन जैसा ही होगा। तो हाइड्रोजन है वो करता है, मतलब ब्लास्ट करता है। ऑक्सीजन भी है, वो अग्नि को पुष्ट करता है। बट दोनों मिल के जब H2O का तो एक रचना करते हैं तो वो पानी तरह काम, पानी बन जाता है और आग को बुझाता है। तो जिस तरह की उसमें रचना, मतलब जिस तरह का गठन होता है, जिस तरह का परिणाम बनता है, उस तरह का उसका आचरण दिखता है। और इसमें देखें तो पानी जहाँ भी होगा वो पानी की तरह ही उसका आचरण होगा, चाहे यहाँ का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कहीं का भी हो। पानी है तो उसका आचरण पानी की जैसा ही होगा। तो ये परिणाम के आधार पे उसके आचरण में निश्चितता दिखती है। प्राण में देखें तो बीज के आधार पे उसके आचरण में निश्चितता दिखती है। मतलब जैसे आम का जो गुठली है उसको आप ज़मीन में डालेंगे तो वैसा ही पेड़ निकलेगा। आम का आपने गुठली डाली और नीम का पेड़ उग गया, वैसा तो होगा नहीं। या आम कभी कड़वा उग गया, वो भी होगा नहीं। आम तो हर बार मीठा ही होगा। तो जैसा बीज है वैसा ही पेड़ निकलेगा, वैसे ही उसके फल आएंगे, वापस से वैसा ही बीज बनेगा, वापस से वैसा ही पेड़ उगेगा। तो ये बीज के आधार पे उसकी अनुसंज्ञता चलती रहती है, उसके आचरण की निश्चितता बनी हुई है। जीवों में देखेंगे तो जैसा वंश है वैसा उसका आचरण दिखता है। जैसे गाय है तो गाय के जैसा आचरण ही होगा ना, भैंस है तो भैंस जैसा आचरण होगा, बंदर है तो बंदर जैसा आचरण होगा। और बंदर का जो नेक्स्ट वंश होगा वो भी बंदर ही होगा, उसका आचरण भी वैसा ही होगा। गाय का जो बछड़ा निकला वो भी गाय ही बने वाला, उसका आचरण भी वैसा ही होगा। तो जो उनका वंश है, जो ब्रीड है, उसके आधार पे उसके आचरण में निश्चितता दिखती है। ये तो शरीर के लेवल की बात हुई ना, उनमें हाँ। भी जो जीव है, जीवन जो है, उसको शिक्षा संस्कार की जरूरत क्यों नहीं है? जीवन तो उसमें भी है, मानव में भी जीवन है। शरीर लेवल की बात करें तो वंशानुसंग की बात है। वही अभी जो बात करी ना, वही उसके अंदर में दो भेद है। एक तो है कि उनका शरीर की प्रधानता रहती है, शरीर की जो भी क्रियाएं है, आहार निद्रा भय मैथुन, उतने को तृप्त करके उनका काम चल जाता है। जानने का स्कोप ही नहीं है, शिक्षा संस्कार दे के क्या करेंगे आप? स्कोप तो वही जीवन में है ना, हाँ, शरीर में तो नहीं है। तो शरीर तो जैसे मानव का वैसे जानवर का है, उनमें मेधस नहीं है। मेधस भी कम डेवलप्ड है और उनकी जो चेतना है उसका स्तर भी अभी शरीर के लेवल तक ही है। लेकिन वहाँ पे मेन पार्ट ये लग रहा है कि जो मेधस है वो पूर्ण वही ठीक से देखे ना, विकसित तो नहीं है। ठीक से देखे तो मानव में भी जीवन को तो शिक्षा संस्कार नहीं, सुख चाहिए निरंतर। निरंतर सुख कैसे मिलेगा? सही समझ से, सही भाव से मिलेगा। उसकी क्रियाओं में हार्मनी। सुख किसको चाहिए, शरीर को या जीवन को? मैं पूरा कर लेता हूँ। जीवन को निरंतर सुख चाहिए, सुख चाहिए, है ना? कैसे होगा? तो उसकी जो क्रिया है उसमें हार्मनी हो जाए, सही समझ हो जाए, उसके बेस पे सही भाव, सही विचार चल जाए, उससे उसमें एक व्यवस्था बनी हो, उससे उसके निरंतर सुख की स्थिति सुनिश्चित होती है। इतनी संभावना किसमें बनती है? तो जो मानव शरीर चला रहा है, चूँकि उसकी चेतना का स्तर या बाकी की क्रियाएं एक्टिवेट होने की संभावना जिसमें बनी है। पशु जो है उसको खान पान से, रहन सहन से, और उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसको करके उतने में उसको मिल जा रहा है, उसको उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उससे अधिक की उसमें संभावना भी नहीं बनी है, उसकी प्यास भी नहीं बनी है। जीवन तो सेम है ना।
जीवन तो उनमें भी वही है, मानव में भी वही है। भैया देखिए, अभी तो मानव ही इतने सारे हैं, सबकी मान्यताएं अलग अलग है कि नहीं है, सबके जीने के तरीके अलग अलग है कि नहीं, सबके विचार अलग अलग है कि नहीं, किसी को बैंगन पसंद है के लिए किसी को करेला पसंद है कि नहीं, हाँ, सबका जीवन है का तो थोड़ी ना सबको बैंगन ही पसंद है। नहीं है। फिर दिखता तो यही है, अध्ययन करने में तो वही आता है कि उनका शरीर के लेवल पे जीना बनता है, उससे उनको एक लेवल की तृप्ति मिल जाती है, क्योंकि विचार का लेवल, सही भाव का लेवल, उतनी चेतना उनकी डेवलप हुई नहीं है। और वो कमी नहीं है, वो एक तरह का क्रम है, उससे गुजर करके ही मानव तक की यात्रा पहुंची है। वो विकास का क्रम है, जागृति का क्रम है। इसको क्रम करें तो फिर तो ये हुआ कि पहले उस जीव शरीर को चला करके फिर हम सब लोग इधर आते हैं। मतलब कैसा करना ठीक है? लॉजिक तो यही बनता है। देखिए, मैं तो अपनी ओर से यही कह रहा हूँ कि वो जो शरीर का स्तर है, उसी में जीवन का जितना सुख चाहिए वो आहार से मिल जा रहा है, उसको निद्रा से मिल जा रहा है, अपने शरीर को बनाए रखने से मिल जा रहा है। उससे अधिक की प्यास जब बनती है, उससे ऊपर की क्रिया एक्टिव होना जब उसमें शुरू होता है, तब कुछ जीवों को देखेंगे तो कुछ कुछ जीव में विचार भी थोड़े दिखते हैं, ब्रेन भी थोड़ा डेवलप्ड हुआ दिखता है कि जो जीवन के ज़्यादा संकेतों को ग्रहण कर सके। उससे भी अधिक की प्यास जब बनती है तो ये मानव शरीर है कि जो जीवन के पूरे मतलब सभी तरह से उसको संकेतों को ग्रहण कर सकता है। और वैसे जीवन जिसमें इसकी प्यास बनी है, उसको आगे एक्टिविटी होने की संभावना बनी है, वो ज्ञान अवस्था में आते हैं। ये मिथ है, सही है गलत पता नहीं, लेकिन जैसे कई बार कहते हैं ना कि जो ह्यूमन बीइंग भी हैं, कई बार उनके कर्म या उस तरह के हैं, तो अगली जो योनि मिली उसमें वो कभी सांप बन गया या कुछ और बना, तो फिर तो सेल्फ का मूवमेंट पॉसिबल है एनिमल और ह्यूमन के अंदर। क्या मूवमेंट मतलब कैसे? मतलब सेल्फ जो ह्यूमन बॉडी में भी आ गया है, हाँ, अगले जन्म में वो एनिमल में जाने के चांस भी होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। अभी आपको ये लगता हो कि ये क्या कर रहे हैं मानव शरीर लेकर के, पंछी होते तो कितना अच्छा होता, उड़ने लगते। अच्छा, उतनी उसकी वो बन जाए, उससे अटैचमेंट एकदम स्ट्रांग बन जाए, मरते वक्त भी बना रहे, और लगता है कि ये भाव तो कुछ है ही नहीं, हमको तो बस उड़ना है, खाना पीना है और उतने में जीना है। तो आपकी चॉइस। जी, कहीं पढ़ा था मैंने, ऐसा देखा तो नहीं है। तो ऐसे ये बोलते कि मरते वक्त जो आखिरी आपका होता है कि आपका जैसे आप किसी एनिमल से अटैच हो कि इस तरह की बात मैं ऐसा बन जाऊं, तो उस वजह से उसको होता है? मरते वक्त क्या विचार कर रहे हैं वो भी नहीं कहते, ये कहते हैं कि मरते वक्त आपके जीवन भर का जो निष्कर्ष निकला है समझदारी के रूप में, वो कहते हैं, उससे फिर आगे का आपका गति तय होता है। हैं? मतलब जो गहरे से गहरा संस्कार है। जी, इसको ठीक से देखेंगे तो प्रकृति इतनी वैविध्यता वाली है और इतना विशालता है उसमें कि एक को इसमें देखने जाएंगे तो बहुत कुछ चर्चाएं निकल सकती है। बट जिस और अभी ध्यान दिलाना चाह रहे हैं वो ये है, यहाँ तक जो मैंने अनुसंज्ञाता की बात की, आगे मानव को देखेंगे तो जैसे कहा कि बंदर के बच्चे का आचरण बंदर जैसा ही होता है, गाय के बच्चे का आचरण गाय जैसा ही होता है ना, बिल्ली के बच्चे का आचरण बिल्ली जैसा ही होता है। मानव का बच्चा मानव ही होगा या मानवीयता से ही जिएगा, वो भी इतना वो है नहीं, निश्चित नहीं है। अमानवीयता से भी जी ले, पशु प्रवृत्ति में भी जी ले, भोग की प्रवृत्ति में भी जी ले, तो मानव का बच्चा मानवीयता से ही जिए, और जितने भी मानव की वंश आगे बढ़ते रहे वो सब में मानवीयता बनी रहे। उसकी सुनिश्चितता कैसे होगी? तो वो शिक्षा संस्कार से होगी। जैसे मानव के संस्कार होंगे, जैसे शिक्षा उसको मिलेगी, वैसा उसका आचरण होगा। जैसे उसके संस्कार होंगे, जैसे उसको शिक्षा मिलेगी, वैसा उसका आचरण निश्चित। एक प्रश्न आ रहा है कि जैसा भी बात हो रही थी चेतना की, तो पशु पक्षी जो भी होते हैं, जीव जंतु, मैं ये नहीं क्लेम नहीं कर रहा कि, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उनमें भी चेतना है, क्योंकि तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? एक उनकी फैमिली है तो उनके भी इमोशंस है, भाव है, फियर के है, प्रेम के है, और जानना मानना की बात होती है तो पता नहीं हमें वो मानते हैं या जानते हैं, लेकिन ये चीज़ें सिद्ध की भी है कि जैसे भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले जिनको एहसास होता है वो पशु पक्षी होते हैं, जो जुड़े होते हैं, जिनकी कॉन्शियसनेस वहाँ तक होती है। तो
यहाँ पर या तो वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है फिर, है कि नहीं? देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें प्रकृति को देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी बातें निकलेगी। उसमें क्या होता है कि जब भी धरती कंप या कोई वैसी आपदा आ रही है, मान लो दूर से सुनामी आ रही है, ज़मीन के अंदर से वो कंपन आ रहा है, तो बहुत इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसको आपका मेरा शरीर उसको पहचान नहीं पाता उस फ्रीक्वेंसी को। कोई कोई पशु की रचना ऐसी होती है, शायद कान होते हैं या कौन सा अंग होता है वो मुझे नहीं पता, बट वो जैसे हाथी का बताते हैं, कुत्तों का बताते हैं कि जब भूकंप आने वाला होता है तो जो उसकी बिल्कुल इनिशियल फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो उनको डिटेक्ट हो जाती है, वहाँ से उनको कहते हैं पता चलता है। और ये साइंटिफिक वो है, तथ्य है, उसमें इसका रोल नहीं है कुछ। यदि ऐसा है कि उसमें जीने और की जहाँ आशा तक ये नहीं, आप बात कर रहे तो वो फैमिली वाला ना, उसमें देखे तो ये भी व्यवस्था है कि गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तब गाय का दूध तैयार ही होता है। जब कोई पंछी का बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो मेल फीमेल पंछी होते हैं जिसके द्वारा वो अंडा बना, वो उसको खाना खिलाने के लिए तैयार ही होते हैं। लेकिन कब तक? जब तक वो खुद बड़ा ना हो जाए तब तक, उसके बाद मामला पूरा हो जाता है। तो वो एक व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत वो होता है। और धीरे धीरे उसको जांचिए, अभी कोई बहुत वो तो रिजिड कोई बना लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको धीरे धीरे जांच ही सकते हैं। तो इस अवस्थाओं के हर एक इकाई का आचरण, मतलब अगली पीढ़ी का आचरण इस तरह से निश्चित होता है। और मानव के आचरण में देखें तो सही शिक्षा, सही संस्कार पूर्वक मानव के आचरण में भी निश्चितता की संभावना दिखती है। तो उसी को इस तरह से कह रहे हैं कि शिक्षा संस्कार पूर्वक अगली पीढ़ी में सही भाव की, ज्ञान की, समाधान की सुनिश्चितता हो तो मानव में भी मानवीय आचरण जिसको कहते हैं वो सुनिश्चित हो सकता है और अगली पीढ़ी के लिए वही शिक्षा संस्कार अवेलेबल रह सकते हैं। तो पूरी मानव परंपरा में देखें तो शिक्षा संस्कार पूर्वक उसकी अनुसंगीयता दिखती है, उसके आचरण की निश्चितता होने की संभावना दिखती है। तो ये देखें तो चारों अवस्थाओं का एक तरह से ओवरव्यू जैसा एक स्टडी है कि उनमें ये क्रियाएं होती है, ये उनकी धारणा है, इस तरह से उनमें अनुसंगीयता दिखती है। इतना रखते हैं, बाकी ये इतना मतलब समेट के देखें तो इतना ही है चार अवस्था के रूप में, और यही चीज़ें जांचनी है। बट जितनी वैविध्यता है प्रकृति की उसको देखने जाए तो एक एक पर विचार करने बैठे तब तो ज़िंदगी भी कम पड़ जाए। बट समेट के देखें तो इतने में कह सकते हैं। इसके हाँ माइक लीजिए। जैसे मानव में आप बता रहे 9 भाव होते हैं, तो इन पशु पक्षियों में भी 9 भाव होते हैं, जो मैं में आ रहा है ममता भाव या वो इनमें भी होता है। भाई उसमें आप धीरे धीरे देखिए जांच करके कि पशु पक्षी में क्या एक दूसरे का विश्वास करने का, सम्मान करने का, स्नेह करने का कोई भाव दिखता है क्या? बहुत सी बात तो नजर आता है, जैसे मैंने भी नोटिस किया दाएं में बहुत सी बात तो लगता है कि जैसे अपने बछड़े तो खिलाती है पोषण के लिए, तो वो शरीर के प्रति है और वो व्यवस्था के तहत एक उसकी एक प्रवृत्ति बनी हुई होती है कि जब तक बछड़ा खुद बड़ा ना हो जाए तब तक उसके पोषण के लिए वो तैयार रहती है। वो शरीर के लेवल पे कुछ ऐसा दिखता ही है, बट उसको फिर भाव कहेंगे तो उसकी निरंतरता होनी बनती है ना। फिर बछड़ा बड़ा होने के बाद उसको छोड़ नहीं देगी वो। अगर विश्वास है तो फिर सबके प्रति होना बनता है, ममता है ही उसकी तो सबके प्रति होनी बनती है। वो तो किसी भी पशु में मतलब देखने जाए तो दिखेगा कि नहीं, प्रश्न है हैं? क्या चीज़? जैसे पशुओं में भी अपने बच्चों के प्रति ममता का भाव तो होता है ना। गाय है तो अपने बच्चों को पहचानती है, उसके लिए दूध भी रखती है। और विश्वास की बात है, जैसे जब गाय जंगल में जाती है तो वो निश्चित समय पर आती है, दूध देती है, तो अपने जो मालिक है उसको दूध देती है, तो उसके प्रति विश्वास तो है कि वो
वो चारा भी दे रहा है, वो चारे में जहर नहीं डाल रहा या उसको मारेगा नहीं, तो उसके प्रति वो विश्वास है, तभी तो वो घर लौट के आ रही है। उसी को कहा ना कि एक तरह की मान्यता बन जाती है कि मेरा जो आहार मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ से मिलता रहेगा। और ठीक से देखे तो इतना मतलब इतना रूडली भी नहीं कह सकते कि वो किसी भाव को रिसीव भी नहीं करती। अल्टीमेटली है तो जीवन ही, तो कुछ तरह से भाव रिसीव भी कर पाती है, बट वो खुद भाव उसमें बन जाए और उस भाव पूर्वक वो जीने लगे, वो थोड़ा उनके लिए मतलब ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट लगता है कहना, है ना। अल्टीमेटली है तो वो भी जीवन ही, तो कुछ भाव का तो आस्वादन वो शायद कर भी पाते हो, बट वो भाव अपने में समझ ले, अपने में भाव सुनिश्चित कर ले और उस तरह से जी ले, वो तो थोड़ा ज़्यादा लगता है उनके लिए। ठीक है, इतना रखें, फिर आगे की जो बात है अस्तित्व में व्यवस्था, उसको भैया कंटिन्यू करते हैं।